कोलिजन के बारे में पहले भी थोड़ा सा बताया है, लेकिन अब पूरा डिटेल में हम पढ़ लेंगे, है ना। कोलिजन, है ना। तो जो कोलिजन होता है, इट्स एन आइसोलेटेड इवेंट, कि जब भी हम कोलिजन की बात करेंगे तो कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट। जब भी आप कोलिजन को डिफाइन करोगे तो कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, इवेंट इन विच टू बॉडीज, है ना, कि टू बॉडीज comes in a contact, comes in contact for short time, for short interval of time, है ना, and separate, है ना। ये होता है कि दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं और उसके बाद क्या हो जाती है, बेसिकली आपकी सेपरेट हो जाती है। तो मैं अभी जनरल कोलिजन की बात कर रहा हूँ कि भाई किसी भी तरह का जो कोलिजन होगा, उससे हम स्टार्ट करते हैं। वो जो पहले मैंने बताया था, बहुत सिंपल केस बता दिया था मैंने आपको, वो सिर्फ हमने डिस्कस किया था कि भाई हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, है ना, कि अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होगा तो उसको किस तरह से आप एनालाइज करोगे। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको पढ़ना है ना। तो सिंपल से मैंने बोला कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच दो बॉडीज कम्स इन कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेट। और जब कॉन्टेक्ट में आएंगे तो बहुत लार्ज फोर्स एग्जर्ट करती है ना, कि एक दूसरे के ऊपर बहुत लार्ज फोर्स क्या करेंगे, बेसिकली आपकी एग्जर्ट करेंगी, राइट। तो इस तरह से हो जाएगा कि कोई भी दो बॉडी अगर कोलाइड कर रही हैं तो दे कम फॉर ए कॉन्टेक्ट फॉर ए शॉर्ट इंटरवल। एक ये बॉडी है, एक दूसरी बॉडी बेसिकली आपका ये है, तो दिस टू बॉडी कम्स इन ए कॉन्टेक्ट फॉर ए शॉर्ट इंटरवल, है ना। क्या हो जाएगा कि बेसिकली आपका ये कॉन्टेक्ट आ गई इस पे, तो जहां पे ये कॉन्टेक्ट में आती है ना, इस पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसको हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, है ना, कि भाई जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो दिस इज कॉल्ड एज ए कॉमन टेंजेंट, है ना, कि जो ये चीज होती है वो होता है बेसिकली आपका कॉमन टेंजेंट, है ना। और कॉमन टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉमन नॉर्मल। कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉमन नॉर्मल। तो ये चीज कॉमन टेंजेंट हो गई और ये क्या हो गया बेसिकली आपका कॉमन नॉर्मल, है ना, कि कॉमन टेंजेंट एंड क्या हो गया बेसिकली आपका कॉमन नॉर्मल, है ना। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो इम्पैक्ट फोर्स होता है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगता है, कि जब भी ये दोनों आएंगे तो एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो तो इस डायरेक्शन में होगी, कि जो भी एक दूसरे के ऊपर एफ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ये इम्पैक्ट फोर्स जो होगा ये हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा। तो जो भी चीज चेंज होगी ना वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है, कॉमन टेंजेंट के अकॉर्डिंग अलोंग कुछ भी नहीं होता है। सिंपल सा हम बोलेंगे, पहला कंसेप्ट तो इसमें हो गया कि इम्पैक्ट फोर्स, राइट, एक्ट अलोंग कॉमन नॉर्मल, एक्ट अलोंग कॉमन नॉर्मल, है ना, सो दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन is defined, है ना, along common normal, कॉमन नॉर्मल, है ना, कि अगर इम्पैक्ट फोर्स कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लग रहा है तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ही डिफाइन होता है, कि अगर एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स एफ एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो फोर्स किसके अलॉन्ग लगेगा, बेसिकली आपके कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग, है ना। तो ये आपका जाएगा इस तरह से, है ना। इसकी वेलोसिटी कुछ डिफरेंट हो सकती है आपकी, ये हो सकता है ऐसे जा रहा होगा और इसकी वेलोसिटी किसी दूसरे डायरेक्शन में होगी ऐसे, है ना, कि इसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी किसी दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगी, है ना। इसकी वेलोसिटी सपोज यू है, इसकी वेलोसिटी क्या है, बेसिकली आपकी वी है ना। तो ये कॉमन नॉर्मल है, उसी के अलावा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइंड होता है। तो जब भी आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखोगे ना तो वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच लिखोगे, लेकिन जो आपने पहले पढ़ा हुआ था कि ई की वैल्यू हो जाएगी, इसी को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो दिस इज सिंपली नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, अपॉन आपका हो जाएगा
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी अलोंग कॉमन नॉर्मल, अलोंग कॉमन नॉर्मल। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोड, जो इसकी वैल्यू होगी वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लेंगे, कि अगर वेलोसिटी है तो उसके कंपोनेंट रहेंगे। पहला कंसेप्ट तो ये होता है ना। तो सिंपल सर ये आपका जगह से। हाँ, इसके बाद हम बोलते हैं कि जो इम्पैक्ट फोर्स है अगर वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लग रहा है तो जो वेलोसिटी चेंज होगी वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही चेंज होगी, सिंस impact force is along common normal, so that velocity will change along common normal only. Along the common tangent velocity remains same, है ना, along common tangent velocity remains same। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वेलोसिटी के कंपोनेंट्स जो होंगे ना वो कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग कभी चेंज नहीं होते हैं, रिमेन सेम। ये दो कॉन्सेप्ट है कि अगर इम्पैक्ट फोर्स कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग है तो जो भी हम ये ऑप्शनल एसोसिएशन लिख रहे हैं वो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लेंगे। जो भी वेलोसिटी चेंज होगी वो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग चेंज होगी। अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल जो है वो अगर सपोज अल्फा है ना, और यहां से अगर हम ये एंगल कोई आपका बीटा ले लें, है ना, तो जस्ट हम बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी अगर कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग पहले जो थी अगर वो यू साइन अल्फा थी तो कोलिजन के बाद भी यू साइन अल्फा ही रहेगी। इसकी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग वी साइन बीटा थी तो इट विल रिमेन वी साइन बीटा ओनली, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग कोई तो फोर्स है ही नहीं। जो भी फोर्स लग रहा है वो तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लग रहा है, तो उसके लॉन्ग तो वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी क्या रहेगी बेसिकली आपकी अनचेंज। तो ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर सारी आपकी थ्योरी बेस्ड है, दीज टू कॉन्सेप्ट्स। आप इसको लिख लो। ठीक है, ये आपका कैसा से तो दो कंसेप्ट आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, है ना। तो इसी के ऊपर सारा कुछ बेस्ड है, मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना, कि कोलिजन में इसी के ऊपर सारा कुछ बेस्ड है। लेकिन वही बात है कि हम सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो कोलिजन को कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कोलिजन की जो अगर हम कैटेगराइज करेंगे ना तो कोलिजन की दो कैटेगरी हो जाएगी, है ना। एक तो कोलिजन होता है उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, एक तो इलास्टिक इलास्टिक था ही, वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको मैं। उसके अलावा जो कोलिजन होता है एक हम बोलते हैं बेसिकली आपका हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, है ना। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है ना कि सारी जो वेलोसिटीज होती है इसको वन डी कोलिजन भी बोलते हैं, है ना। ये आपका वन डी कोलिजन होता है ना। तो हेड ऑन कोलिजन में होता है ना कि वेलोसिटीज जो होती है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही होती है, इज अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो किसी भी, है ना, कोलिजन में अगर कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग ही वेलोसिटी हो जाए, कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट हो ही नहीं, तो उस तरह के कोलिजन को भी कॉल्ड एज ए हेड ऑन कोलिजन, है ना। और दूसरा कोलिजन जो होता है वो ऑब्लिक कोलिजन होता है। तो ऑब्लिक कोलिजन में वेलोसिटीज जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। कि दूसरा जो कोलिजन हम यहाँ पे पढ़ते हैं वी स्टडी ऑब्लिक कोलिजन।
है ना। तो जो ऑब्लिक कोलिजन में होता है, वेलोसिटी इज नॉट अलोंग द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। और नॉट अलोंग कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, है ना। तो दो तरह के कोलिजन हो गए, एक तो हेड ऑन हो गया, दूसरा ऑब्लिक हो गया। कि हेड ऑन में वेलोसिटी जो होती है वो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग होती है, इसमें कोई कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे हेड ऑन का एग्जांपल हम पढ़ ही रहे थे कि भाई स्ट्रेट जो होता है, और ऑब्लिक कोलिजन में जो मोशन होता है वो प्लेन में भी हो सकता है ना। कि दिस इज द कोलिजन इन प्लेन, है ना। कि जैसे बिलियर्ड टेबल पे जो कोलिजन होता है या कैरम बोर्ड में जो कोलिजन हो रहा है वो ऑब्लिक कोलिजन होगा, कि पूरे प्लेन में मोशन होता है। लेकिन हेड ऑन कोलिजन में मोशन क्या होता है, बेसिकली आपका वन डायमेंशनली होता है। लेकिन दोनों लॉ एप्लीकेबल दोनों में होते हैं, है ना। अब तक हम हेड ऑन की बात कर रहे थे कि दो पार्टिकल कोलाइड हो गए, है ना। इसके अलावा आपको पता है कि नेचर ऑफ कोलिजन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो कोलिजन दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है इलास्टिक कोलिजन, है ना। एक तरह का कोलिजन आपका हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन, है ना। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है इसमें काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम रहती है, नहीं आता है ना। कि काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या रहेगी, इसलिए आपकी कंजर्व रहती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी तो इस तरह के कोलिजन को वी कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है दिस इज इक्वल टू द वन। और इन इलास्टिक कोलिजन में ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, है ना, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस। मतलब ई की वैल्यू इस केस में क्या होगी, लेस देन वन होगी। तो इलास्टिक एंड ई इज लेस देन वन। और एक तरह का कोलिजन आपका हो जाएगा कंप्लीटली इनलास्टिक, इन इलास्टिक। तो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में भी हम जानते हैं कि कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में जो आपका जब भी आप बात करोगे कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन, तो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज स्टिक कर जाती है, बॉडीज स्टिक टुगेदर। जब बॉडी स्टिक कर जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। इसमें ई की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है ना। तो हेड ऑन, ऑब्लिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक, है ना। और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को एनालाइज करेंगे थोड़ा सा। पहले आप इसको लिख लो, वन बाय वन करके सारे दोनों तरह के कोलिजन हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये आप आ गया ऐसे। तो हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन आ गया। अब हम आ जाते हैं एक एक करके सब कोलिजन पढ़ते हैं, तो और उसके फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो चीज आ गई, वी टॉक अबाउट द हेड ऑन कोलिजन। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कोई कोलिजन आपका हेड ऑन, इलास्टिक हो ना हो वो नहीं फर्क पड़ता उससे, कि आपका यहाँ पे हो गया बेसिकली आपका हेड ऑन कोलिजन, है ना। कि स्ट्रेट किसी दो चीजों में कोलिजन हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला पहले भी मैंने बताया था, लेकिन वो इलास्टिक के लिए सिर्फ था। अब आपका कोलिजन इलास्टिक इलास्टिक कुछ भी हो सकता है। तो हेड ऑन कोलिजन का मतलब जस्ट सिंपल सा यही हो गया कि ये कोई सरफेस है और यहाँ पे आपके कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं, है ना। कि एक मास आपका इस पार्टिकल जो है वो सपोज आपका m1 मास का है, इसकी वेलोसिटी आपकी u1 है। दूसरा मास जो है वो आपका m2 मास का है ना, इसकी वेलोसिटी आपकी u2 होगी। एंड सपोज u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 की वैल्यू u2 से क्या है बेसिकली आपकी ज्यादा है, तो दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आ जाएंगी। इस तरह से दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और फिर सेपरेट हो जाएंगे ऐसे, है ना। तो m1 की जो वेलोसिटी हो गई ये आपकी v1 हो गई, और m2 की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो गई, बेसिकली आपकी v2 हो गई, है ना। तो किसी भी कोलिजन में ऐसा होता है। तो हम बस बात है कि बोलेंगे कि भाई कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही,
तो सबसे पहले तो हम लगा देंगे कि पहली इक्वेशन हो जाएगी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू आपका हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। और दूसरा, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी हम कंजर्व नहीं कर सकते ना, बिकॉज ये कोई इलास्टिक कोलिजन थोड़ी है, ये तो जनरल कोलिजन, मैंने हेड ऑन कुछ भी ले लिया है ना। इनफैक्ट हेड ऑन कोलिजन है इन इलास्टिक नेचर का, आप ले लो इन इलास्टिक, मतलब जो ई की वैल्यू है दैट इज लेस देन 1, है ना। ई की वैल्यू जो है इसमें 1 से क्या है बेसिकली आपका कम है, तो ये आपका हो गया हेड ऑन कोलिजन इन इलास्टिक आ गया आपका, एंड दिस ई इज लेस देन 1, है ना। तो ये आपका हेड ऑन कोलिजन आ गया। तो इसमें जस्ट हम दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेसोल्यूशन की डेफिनेशन। तो ई की वैल्यू आपकी हो जाएगी v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इससे v1 v2 की वैल्यू आ जाएगी। तो वो फॉर्मूला फर्स्ट ध्यान रखना कि कोलिजन के बाद जो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, वैसे अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, आप ये दो इक्वेशन लिख के सॉल्व कर। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल की कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी वो आपका हो जाएगा m1 माइनस ई m2 बाई m1 प्लस m2, है ना। पहले आपने इसी को इलास्टिक के लिए पढ़ा था, इंटू u1 प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ई, है ना, इंटू आपका m2u2, है ना, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। ये आपका आ गया, हाँ, दिस द v1 की वैल्यू, ऐसे v2 आ जाएगा। तो v2 की वैल्यू में जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा m2 माइनस ई m1 बाई m1 प्लस m2, है ना, इंटू आपका हो गया u2, और यहाँ पे आपका आ गया 1 प्लस ई m1u1 बाई m1 प्लस m2, है ना। तो बाकी लेकिन मैंने बोला है कि इतना लंबा अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो, है ना, इन दोनों को सॉल्व करके ही आया है, तो आप ये दो इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व कर लो, तो फिर भी याद रहे तो अच्छा है। तो ये तो आपका हो गया इनलास्टिक कोलिजन के लिए, कि कोई भी कोलिजन अगर इनलास्टिक है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसी में अगर ये इलास्टिक हो जाए तो उसका फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था आपको, कि अगर ये जो कि आपके वर्क एनर्जी में था, अगर ये इलास्टिक कोलिजन हो जाए, ये तो आपका जो फॉर्मूला है वो इलास्टिक के लिए, अगर ये इलास्टिक कोलिजन हो जाए तो यहीं पे ई की वैल्यू आप 1 पुट कर दोगे। जब आप ई की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये फॉर्मूला इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि पहले मैंने लिखा था m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, है ना, इंटू आपका u1 आ गया, प्लस आपका यहाँ पे आ गया 2m2u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना। ऐसे v2 आ जाएगा आपका, है ना। v2 में भी ई की वैल्यू आप 1 पुट कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा इसलिए आपका m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना, इंटू u2, प्लस आपका यहाँ पे ई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2m1u1 बाई m1 प्लस m2। अगर ये कोलिजन क्या होगा बेसिकली आपका इलास्टिक होगा तो, है ना, तो ये आपका गया इस तरह से, है ना। तो जस्ट आपने बोला कि भाई जनरल ये दो इक्वेशंस ही मेन है एड ऑन में, इसके अलावा ये फॉर्मूला सॉल्व करके आ गया, इसी में ई की वैल्यू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो दो इक्वेशन लिख लो, मोमेंटम एंड ई की डेफिनेशन, इससे ही सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये होता है हेड ऑन कोलिजन। है ना, तो ये आपका गया, तो ये हेड ऑन कोलिजन आ गया। यही कंसेप्ट आपको यूज करना है ना। ऐसे हम आ जाते हैं ऑब्लिक पे।
है ना। तो जो यहाँ पे नेक्स्ट कोलिजन आ जाता है दैट इज योर ऑब्लिक कोलिजन, है ना। दिस इज कॉल्ड एज ए ऑब्लिक कोलिजन, है ना। तो जो आपका ऑब्लिक कोलिजन होता है इसमें वही कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट होता है। तो इसमें कोई ऐसे फॉर्मूला हम याद नहीं रखते हैं, बल्कि जस्ट याद रखते हैं कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट, कि भाई दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कॉमन टेंजेंट हो जाएगा और एक कॉमन नॉर्मल हो जाएगा। तो कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, एंड कॉमन टेंजेंट से वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, है ना। कि कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट से ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसलिए आपका अटेम्प्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा इसलिए आपका ऑब्लिक कोलिजन, है ना। तो ऑब्लिक कोलिजन में जैसे हम कुछ केसेस ले लेते हैं, जैसे एक बड़ा पॉपुलर ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन ये होता है ना, कि आपका कोई सरफेस है ऐसा, है ना, ये कई बार पूछा जाता है आपसे, और इस सरफेस में कोई बॉल आके स्ट्राइक करती है ऐसे, इस तरह से आपकी एक बॉल आके स्ट्राइक करती है किसी एंगल पे, और स्ट्राइक करने के बाद इस सरफेस से रिबाउंड हो जाती है ऐसे। ये जो कोलिजन होगा ये ऑब्लिक हो जाएगा, है ना। कि आपका ग्राउंड का सरफेस था, एक बॉल आके कोलाइड करती है, और बॉल उसके बाद क्या हो जाती है, जैसे कि आपकी रिबाउंड कर जाती है ना। ये आपकी बॉल आई कोई एम मास की ऐसे, और ये रिबाउंड करके इस तरह से चली, है ना। तो जब ये स्ट्राइक कर रही थी तो यू स्पीड से कर रही थी, और रिबाउंड आपकी वी से हो रही थी, और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, है ना, नॉर्मल केस में तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में सेम नहीं होते हैं। यहाँ मैं जो कोलिजन ले रहा हूँ वो इन इलास्टिक कोलिजन है। ये जो कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन कैसा है बेसिकली आपका इन इलास्टिक। तो ये एंगल अगर अल्फा है, थीटा है, ये वाला एंगल अल्फा होगा। तो आपको ये निकालना होता है कि अगर इलास्टिक कोलिजन में कुछ इस कोलिजन की कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू लेस देन 1 है, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको ये बताना होता है कि फाइंड आउट, है ना, एक्सप्रेशन फॉर राइट वी एन अल्फा, वी एन अल्फा आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो इसी से आप समझने कि ये कोलिजन ऑब्लिक हो जाएगा, इस साइड से इस तरह से हिट हो रहा है ना, तो इस तरह की कोलिजन को हम ऑब्लिक बोलते हैं। तो जब भी ये बॉल इस तरह से कांटेक्ट में आएगी ऐसे यहाँ पे, तो अब ऐसे पता है फ्लोर ही कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, ये चीज कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, और इसके परपेंडिकुलर ये चीज कॉमन नॉर्मल हो जाएगी। सी एन लिख लेते हैं, कॉमन टेंजेंट को सी टी लिखते हैं, कॉमन नॉर्मल को सी एन लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इस यू को रिजोल्व कर देंगे। तो बिफोर द कोलिजन यू का जो ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यू साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा यू कॉस, है ना। ऐसे ही आफ्टर द कोलिजन ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो आपका वी कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा वी साइन अल्फा, है ना। अब हम इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे कि भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है, बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन। तो आपको पता है कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, क्योंकि जो भी इंपैक्ट फोर्स लगेगा ना वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा ऐसे। तो जो भी यहाँ पे इंपैक्ट फोर्स लगेगा वो तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा, पॉइंटर वेलोसिटी पहले जितनी थी उतनी बाद में रहेगी। तो हम लिखेंगे अलोंग द कॉमन अलोंग कॉमन, है ना, टेंजेंट। कि अगर मैं कॉमन टेंजेंट के अलोंग बात करूं तो जो v साइन अल्फा होगा इसकी वैल्यू आपकी u साइन थीटा के इक्वल होगी। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये जो v साइन अल्फा होगा किसके इक्वल हो जाएगा, इसलिए आपकी u साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं अलोंग कॉमन नॉर्मल, है ना। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग आपको होता है e डिफाइंड होता है, तो e इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो फ्लोर तो रेस्ट पे है, तो जब सेपरेट हो रही थी वेलोसिटी इसकी थी v cos अल्फा along द कॉमन नॉर्मल। ध्यान रखना है along द कॉमन नॉर्मल ही डिफाइंड होता है, और जो अप्रोच कर रहा था वो u cos थीटा से कर रहा था, है ना। कि अप्रोच जो कर रहा था वो किससे कर रहा था, बेसिकली आपका u cos थीटा से। तो सेकंड इक्वेशन यहां से आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन यहां से आ गई, हाँ यहां से आपका आ गया v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कि आपको ये तो निकालना था कि अगर आपको u और थीटा दिया हो तो v और अल्फा कितना होगा।
तो 1 और 2 को आप डिवाइड कर दो। तो 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ना। और आरएचएस सेट को डिवाइड करेंगे तो ये आपका टेन थीटा बाई है, यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पहला आपका फॉर्मूला आ गया। इसको एज ए फॉर्मूला हम ट्रीट करते हैं कि जब भी कोई बॉल थीटा एंगल पे स्ट्राइक कर रही है और कोलिजन इनलास्टिक है, तो जो टेन अल्फा होगा टेन थीटा बाई ए के इक्वल होगा। अगर मुझे वी निकालना है तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे। ये तो मैंने डिवाइड करके लाया है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वी की वैल्यू आ जाएगी कोलिजन के बाद, है ना, वो वैल्यू आप ये लिख सकते हैं, है ना, कि जो वी की वैल्यू होगी उसमें आपका यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आपका ये आ जाएगा थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आपका वी आ गया, है ना। तो एक आपका वी आ गया और दूसरा क्या आ गया इसलिए आपका टेन अल्फा, है ना, ये हमने कर लिया सर। तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा बाई ई आ गया, वी की वैल्यू क्या आ गई, वी इंटू यू इंटू आपका ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ऑब्वियस बात है इसी केस में अगर ये कोलिजन इलास्टिक होता तो ई की वैल्यू आप 1 पुट कर दो, है ना, कि फॉर इलास्टिक कोलिजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, 3 केस ही होते हैं इसमें। फॉर इलास्टिक कोलिजन अगर होता है तो ई की वैल्यू 1 पुट कर देते, तो 1 पुट कर देते तो अल्फा इक्वल टू थीटा होता है, जो हम जानते हैं ना एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, वो इलास्टिक कोलिजन की होता है। और ऑब्वियस बात है अगर ये यहाँ पे 1 हो गया तो ये भी टर्म 1 हो जाएगा, तो एनर्जी लॉस होगी ही नहीं। तो वी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यू के। तो वी यू के इक्वल और अल्फा थीटा के इक्वल तभी होगा जब इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक होगा तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला कई बार यूज होता है, इसी को हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, है ना, वी कॉल इट एज ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, ये आपका गैस है, ऑब्लिक कोलिजन हो गया आपका। हाँ, तो इसमें कुछ एक दो, जैसे एक केस तो मैंने बता दिया ऐसा होता है ना, ये भी एक्चुअली एक न्यूमेरिकल ही है, उसको मैंने एज ए केस बना दिया है। तो कुछ इसमें क्वेश्चंस दो होते हैं, उससे हम बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि जो भी कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट है। तो वो मैं ले लेता हूँ पहले, फिर आगे पढ़ते हैं।
ठीक है, ये आपका गया राइट। तो मैं एक न्यूमेरिकल शो करता हूँ, वो भी एक एक्चुअली केस ही है, लिखा रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आपको सॉल्व नहीं करना, वो मैं ही बताऊंगा। तो उसको देखते हैं कि क्या चीज है वो, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ये वाला केस आप याद रखना, बाकी भी केसेस देखते हैं, है ना। ये तो कोई न्यूमेरिकल है, खैर ये तो करेंगे बाद में। ये भी न्यूमेरिकल है, ये सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं। हाँ ये वाला है, क्वेश्चन को जरा सा पढ़ लो, है ना, फिर मैं बेसिकली आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बस पढ़ लो आप, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ सही। ठीक है चलो, है ना, आप पढ़ चुके हो गए आप। मैं किसी दूसरे पेज पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप कर भी सकते हो, लेकिन मैं जस्ट इसको बता दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे जस्ट आपका एक सिंपल सा केस है, ये भी आपका केस नंबर 2 ले लो आप इसे, क्योंकि ये भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बल्कि ये केसेस ही होते हैं। तो फर्स्ट केस तो आपने ऑब्लिक कोलिजन का ये ले लिया, हेड ऑन कोलिजन है, ऑब्लिक नहीं है। तो इसमें इसने ऐसा दिया हुआ है कि सपोज ये आपका कोई फ्लोर है ना, और इस फ्लोर में हम क्या करते हैं, किसी हाइट से किसी बॉल को रिलीज करते हैं, है ना। किसी हाइट से किसी बॉल को आप क्या करते हो, बेसिकली आप रिलीज करते हो। इनिशियल हाइट सपोज आपकी कोई h0 ले लो, है ना। तो बॉल इस तरह से आती है, और जस्ट कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाती है आपकी u, है ना। किसकी कोलिजन के तुरंत पहले वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v ले लो आप इसे। लेकिन ये रिबाउंड आपका v1 से करती है, क्योंकि इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन है, e इज लेस देन 1 है। तो जब ये हाइट किसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी ना, अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, h1 हो जाएगी, है ना। फिर ये आएगी, फिर स्ट्राइक करके जाएगी, तो हाइट और कम हो जाएगी, अब हाइट आपकी h2 हो गई, है ना। तो धीरे धीरे हाइट आपकी कम होती जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि भाई धीरे धीरे जब ये हाइट कम हो रही है, तो इसको कितने टाइम बाद ये रिबाउंड करना बंद हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन मैं दूसरा चेंज कर देता हूं, पहले मैं लिखता हूं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ बॉल, उसको क्योंकि यूज करेंगे सेकंड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आप बॉल, हाइट ऑफ बॉल आफ्टर nth कोलिजन, आफ्टर nth कोलिजन। भाई nth कोलिजन के बाद बॉल की हाइट क्या हो जाएगी, किस तरह से बार बार अगर रिबाउंड करता रहे, तो किसी nth कोलिजन के बाद क्या हाइट हो जाएगी इसकी। तो एकदम सिंपल सी चीज है, आपको पता है कि जो v की वैल्यू होगी, है ना, कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपकी पहले h0 हाइट होगी, ये आपका हो जाएगा v² / 2g हो जाएगा, डिफॉल्ट में ही तो होता है ना। और ऑब्वियस बात है कि एक बार कोलाइड किया है, तो हम जानते हैं E = आपका v1/v हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि v1 = ev हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस बात है, जो h1 की वैल्यू होगी, दोबारा जब ये ऊपर जाएगा, तो h1 की वैल्यू जो हो जाएगी, वो आपका v1² / 2g हो जाएगा। और v1 की वैल्यू अगर मैं ये वाली पुट कर दूं, ये आपका हो जाएगा E²v²/2g हो जाएगा, है ना। ये तो हो जाएगा कि भाई पहले इसकी हाइट जो थी v²/2g थी, h1 की वैल्यू आपकी ये हो गई। ऐसे अगर मैं h2 निकालता,
तो H2 में निकालता V2 स्क्वायर बाई 2G, है ना, और V2 जो होगा वो E टाइम्स ऑफ V1 हो जाता, तो अल्टीमेटली यहाँ पे E की पावर 4 आ जाती है, V स्क्वायर बाई 2G, है ना। तो बेसिकली वो हाइट जो हो रहा है ना वो E के टर्म्स में चेंज होते जा रहा है, और अब बस बात है V स्क्वायर 2G जो है वो H0 है, तो H0 इंटू E की पावर 4 हो गया, और यहाँ पे आपका E स्क्वायर इंटू H0 हो गया। तो इसने अगर पूछा हुआ है हाइट आफ्टर द nth कोलिजन क्या होगा, तो इसी चीज को मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, ये आपका हो जाएगा E टू द पावर 2n इंटू H0, कि अगर आप इसको H0 हाइट से रिलीज कर रहे हो तो nth कोलिजन के बाद इसकी हाइट आपकी है E टू द पावर 2n इंटू H0 हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट कोलिजन लेंगे तो E स्क्वायर H0 हो जाएगा, सेकंड कोलिजन लेंगे तो ये 4H0 हो जाएगा, और ऐसे आपका हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब मेन क्वेश्चन पे हम आते हैं, है ना। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं था, जस्ट मैंने बता दिया इसे। मेन क्वेश्चन था कि टाइम, है ना, आफ्टर विच इट स्टॉप्स रिबॉन्डिंग, स्टॉप्स रिबॉन्डिंग, भाई कितने टाइम के बाद ये रिबाउंड करना स्टॉप कर देगी, वो टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल लो आप। आपको पता है पहला जो हाइट हो जाएगा वो 2H0/g हो जाएगा, प्लस आपका सेकंड जो हाइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2H1/g, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहले जो टाइम लगेगा वो √2H0/g होगा, लेकिन ये जाके वापस भी तो आएगा, और असेंड और डिसेंड का टाइम सेम होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आपका आ गया 2√2H2/g एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन होंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी, अगर मैं H1 H2 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीरीज आ जाएगी, यहाँ पे 2H0/g तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा H1 की जगह पे E स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे 2E हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका 2E स्क्वायर, है ना, 2H0/g अगर कॉमन ले लें तो, एंड यहाँ पे आपका अगला जो हो जाएगा वो 2E की पावर 4 हो जाएगी एंड इनफाइनाइट तक, है ना। तो बार बार कोलिजन होगा तो टोटल टाइम आपको निकालना है, तो आप देखो कि ये कोई सीरीज बन रही है, अगर मैं 1 को छोड़ दूं ना तो ये जीपी सीरीज है, तो यहां से हम इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा 2H0/g, और यहाँ से 1 को आप छोड़ दोगे और इस पूरे से 2E को आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 + E प्लस, है ना, E स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे E क्यूब होगा, है ना, E क्यूब ही तो हो जाएगा ना, हाँ, E स्क्वायर इंटू E क्यूब एंड सो ऑन हो जाएगा। तो आप देखो ये आपकी एक जीपी सीरीज आ गई, इससे अगर मैं पूरे से 2E कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे तो 1 + E इंटू स्क्वायर आ गया, तो ये जीपी सीरीज है। और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपने हो सकता नहीं पढ़ा होगा अभी, फिर भी आप लिख लो इसका, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है A/1 - R, तो इसमें A जो होता है दिस इज फर्स्ट टर्म, है ना, और R जो होता है दिस इज कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो। ये आपने 10th में पढ़ा है क्या? तो 11th में है। अच्छा, 10th में नहीं है? नो सर, 10th में बस एपी इसका है। फर्स्ट हाँ, तो 10th में बस एपी है, 11th में है जीपी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बस हमको तो इनफाइनाइट की जरूरत पड़ती है कि आपका कॉमन रेशियो हो जाए। तो आप देखो फर्स्ट टर्म तो इस केस में 1 आ गया और कॉमन रेशियो E है ना, तो यहाँ से ये जो टर्म होगा ना ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी √2H0/g, इंटू आपका हो जाएगा 1 + 2E, कॉमन ले लिया आपने यहाँ पे, इंटू आपका फर्स्ट टर्म आपका आ गया 1 + 1 - इसको आप सॉल्व कर लो, है ना। तो इसको जब करेंगे तो आपका पहला पार्ट का आंसर आपका ये आ जाएगा, है ना, कि जो कि बच्चे कई बार याद भी रखते हैं, कितने टाइम बाद रिबाउंड करना बंद कर देगी ये, 2H0/g तो हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 1 + E डिवाइड बाई 1 - D, ये ऐसे सॉल्व करते हैं वैसे, है ना, कि 1 + E डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 1 - E आ जाएगा, है ना। तो इतने टाइम के बाद इसका रिबाउंड बंद हो जाएगा।
ये थोड़ा सा लिख लेंगे कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज राइट। बाकी पार्ट आप खुद ही सॉल्व कर लेना, एक पार्ट मैंने बता दिया है तो बाकी पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। भाई बाकी पार्ट जो है खुद से सॉल्व करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या क्वेश्चन लिख लेना और उसका बाकी पार्ट सॉल्व कर लेना इसमें। तो फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया इसका, है ना। सेम वे बाकी पार्ट भी करेंगे। टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, है ना, कि इस टाइम में टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा। एवरेज फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। जो एवरेज फोर्स होगा वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। भाई टोटल टाइम आप निकाल चुके हो, सेकंड पार्ट से टोटल चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। टोटल % दे दूंगा मैं आपको कि जैसे ये v से आया और ये ई वी से चला गया, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। अगर इसका मास m है तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा इसमें, MEV माइनस MV। नहीं माइनस नहीं प्लस होगा बेटा। जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो प्लस हो जाता है ना मोमेंटम में। आप लिखोगे भाई चेंज यस सर, हाँ। P2 माइनस P1, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो फाइनल मोमेंटम तो आपका हो जाएगा MEV माइनस ऑफ माइनस MV, क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना तो उसको माइनस लिखना पड़ेगा, तो एक्चुअली में प्लस हो जाएगा। तो पहली बार चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो ये हो जाएगा, है ना। MV अगर हम कॉमन ले लें तो MV प्लस EMV हो जाएगा। ऐसे दोबारा आ जाएगा, फिर से दोबारा आएगा। तो डेल्टा P2 में अब आपका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा ME²V माइनस अब इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा EMV। तो यहाँ पे अगेन आपका आ जाएगा बेसिकली आपका MEV प्लस ME²V। वैसे बार बार मोमेंटम चेंज होंगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम सम करके निकाल लेना, है ना। तो उससे भी आपकी इनफाइनाइट जीपी आ जाएगी, है ना। उससे भी क्या आ जाएगा बेसिकली आपकी इनफाइनाइट जीपी आ जाएगी। तो उसका भी क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना, ये भी आ जाएगा। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, तो व्हाट आंसर भी आ देते हैं, है ना। बाद में आप ट्राई करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा। वे सबको सम कर दो इनफाइनाइट तक। वे फर्स्ट कोलिजन में इतना चेंज इन मोमेंटम हुआ, सेकंड में इतना हुआ, थर्ड में इतना होगा, एंड वी कीप ऑन एडिंग देम। और फिर इनफाइनाइट जीपी वैसे ही बना लेंगे जैसे भी आपने बनाया था टाइम के लिए। तो थर्ड पार्ट में इसका रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। ये जो फोर्स एक्सर्ट होती है टोटल, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है ना। पहले मैं इसका आंसर लिख दूं कितना होगा। हाँ, इसका जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ये जो सेकंड बी पार्ट का आंसर है वो ये आ रहा है। ये टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा वो आपका हो जाएगा m√2g/h0। एच ले लो आप, इसमें एच हाइट दिया हुआ है तो इंटू यहाँ पे अगेन वही चीज आ जाएगी 1+e/1 है ना। के भी क्या आ जाएगा एक्चुअली आपका 1+e/, क्या हो जाएगा 1 - e आ जाएगा। तो आप देखो, आपने बोला मोमेंटम में चेंज इतना होगा और ए पार्ट में आपने टाइम निकाल दिया है। टाइम की वैल्यू थी आपकी 2h0/g इंटू 1+e/1 - e। तो जो एवरेज फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में तो होता है, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दो। तो जैसे हम दोनों को डिवाइड करेंगे ना यहाँ से, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ जाएगा, ये mg के इक्वल आ जाएगा। तो जो सी पार्ट का आंसर है वो mg आ जाएगा। ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
तो इनफाइनाइट जीपी का सम याद रखना कि इनफाइनाइट जीपी का सेम होता है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। कई बार क्वेश्चंस में आपको यूज होगा। ठीक है, तो ये आपका ये प्रॉब्लम 20 तो एक तो क्वेश्चन ये भी है। एक और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा ट्राई करो। अगर नहीं होगा तो मैं सॉल्व करूंगा आपका। इसके सारे आंसर्स लिख लेना। कई बार एग्जाम में ना सीधे आ जाते हैं ये। अभी नहीं आएंगे मेजर टेस्ट में, मेजर टेस्ट में क्योंकि फ्रिक्शन तक ही आ रहा है। तो अभी तो आप फ्रिक्शन तक एकदम स्ट्रॉन्ग करो, बाद में इसके पीछे पढ़ना। अगले मेजर टेस्ट में आ ही जाएगा ये भी। ये भी करेंगे सर। हाँ, ये क्वेश्चन अब ये हेड ऑन की बजाय ऑब्लिक हो गया। पहले क्वेश्चन से हिंट लेके इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। पहले अभी क्वेश्चन किया है ना, उससे हिंट लेके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से हिंट लोगे ना तो अपने आप आपको आ जाएगा, ऑब्लिक कोलिजन का कंसेप्ट यूज करके।
चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। तो पहले कुछ मॉडिफिकेशन करके आ जाता है। हाँ, देखो क्या है कि ये अब कोलिजन ऑब्लिक हो जाएगा, तो ऑब्लिक कोलिजन का जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, उसको हम यूज कर लेंगे, है ना। मैं इसको ठीक से डायग्राम एक बार बना देता हूँ आपको मैं यहाँ पे अलग से, तो बहुत ज्यादा है ना। इस तरह से आपने थ्रो किया तो बार बार किसी बॉल को थ्रो करो तो प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होता है ना, धीरे धीरे कम बाउंस करते करते रुक जाएगी ये। तो इसने बोला कि टोटल टाइम कितने बार ये रुक जाएगी, तो मैं कोई एक ही बाउंस ले लेता हूँ, एक ही बाउंस से मेरा काम चल जाएगा। यहाँ से आपने बॉल थ्रो किया किसी यू से, है ना, और ये एंगल आपका थीटा है। तो जब ये एक पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो अगेन कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी यू ही हो जाएगी और ये एंगल भी थीटा होगा। अगेन अब वही चीज आ गया ना, आप इस यू को आप रिजोल्व कर दोगे, तो जब आप यू को रिजोल्व करोगे तो यू का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपका यू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो यू साइन थीटा हो जाएगा। तो जब बॉल यहाँ से रिबाउंड होगी दोबारा फिर से ऐसे, है ना, तो यू कॉस थीटा तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो इम्पैक्ट फोर्स तो उसके अलावा है ही नहीं। तो यू कॉस थीटा कहीं भी जाए ये ऐसे कितने बार भी रिबाउंड करे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा और वर्टिकल कंपोनेंट में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका यू साइन थीटा हो जाएगा, है ना। दोबारा यहाँ पे ई स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट में ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है वैसे ही जैसे पहले हो रहा था। तो जो पहले का आंसर आपका आया था टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो आपका था 2h0/g इंटू 1 + e डिवाइड बाई 1 - e, है ना। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला था जब हम सिर्फ एंगल उंगल नहीं लेते, वर्टिकली सीधे आ रहा था तो, है ना, कि वर्टिकली जब सीधे आ रहा था तो ये आपका आंसर आ रहा था आपका। अब इसमें आप देख लो कि क्या चेंज करना चाहिए मुझे, है ना, कि भाई इसमें क्या चीज चेंज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, इसका थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, चलो कोई नहीं, उस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करते हैं, इसको हम कर ही लेते हैं आपको, क्योंकि उससे ना ये इसका रिलेशन नहीं है कुछ ऐसा, है ना, क्योंकि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अलग होता है ना। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है, तो उस क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, उस क्वेश्चन से रिलेट मत करो, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम जानते ही हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट पहला जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं लिखूं, पहले जब यू साइन थीटा था तो 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, दोबारा आपको पता है ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, उसके बाद फिर से ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2e² यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। ऑरिजिनल कॉस्ट तो चेंज हो ही नहीं रहा है, और ऐसा इन्फाइनाइट तक, तो जो चीजें कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो 2u साइन थीटा बाई जी इज कॉमन, इंटू यहाँ पे आ गया 1 + वो, उससे कंपेरिजन मत करना, आई थॉट कि उससे कंपेरिजन हो जाएगा लेकिन नहीं हो रहा है ना। 1 + आपका यहाँ पे ई आ गया, है ना, और क्योंकि इसमें वो आने जाने वाला कंसेप्ट नहीं है ना, सीधे सीधे है, तो यहाँ पे आपका ई स्क्वायर आ गया और इन्फाइनाइट तक आ गया, तो बस इसी की इन्फाइनाइट जीपी सीधे वैसी बन रही है। तो इन्फाइनाइट जीपी हम इसकी सॉल्व करेंगे, तो ये आपका सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 - e, है ना। तो जो पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा ये जस्ट आपका ये हो जाएगा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू होगी, है ना, वो आपका 2u साइन थीटा बाई जी, है ना, इसमें जस्ट आपका 1/1 - e मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, कि 1/1 - e मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स ऑल। अगर e की वैल्यू 1 होती तो टाइम ऑफ फ्लाइट इनफाइनाइट हो जाता, मतलब ये रुकता ही नहीं। भाई ये अगर 1 हो जाएगी तो एनर्जी लॉस होगा ही नहीं, तो रुकेगा कैसे। अभी बोल रहे हैं कि बिफोर स्टॉप बाउंसिंग के पहले इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, तो रेंज तो हम जानते हैं, रेंज को वर्टिकल से कोई मतलब नहीं होता, वह रेंज की वैल्यू यू कॉस थीटा इनटू टाइम ही तो होता है। तो इसी टाइम ऑफ फ्लाइट में आप यू कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी,
इंटू 1 - e, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी दूसरे टर्म्स में इसको चेंज कर दो आप, 2 थीटा के टर्म्स में फर्क नहीं पड़ता उससे, है मतलब वही जो फॉर्मूला होता है वही नॉर्मल हो जाएगा, उसमें 1 - e मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो रेंज की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इंटू 1 - e आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले में यही हो रहा है कि नीचे 1 - e मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें ऑब्लिक था, इसलिए आपने एक कंपोनेंट सेम रखा है, वर्टिकल को में ये मल्टीप्लाई करते गए बार बार, ये हम कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हमने कर लिया। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। मैं एक्चुअली ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना, तो मैंने पहले करवा दिए। अब जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जैसे आएंगे वो मैं आपको देता हूँ, वो आप सॉल्व करो, वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे, है ना। उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी इसी से उन क्वेश्चंस में एंड मिलता है, इन सारे क्वेश्चन से। तो उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करो। हाँ, पहले इसको सॉल्व कर लो।
हाँ नव्या, सही होगा आपका आंसर। वैसे मैंने अभी आंसर चेक नहीं किया, लेकिन ठीक लग रहा है आपका आंसर। हाँ ऋतिका रानी सही है। ठीक है आंसर है आपका ये, है ना। कि सिंपल सा यहाँ पे आपको ऐसा दिया हुआ है कि एक कोई बॉल है ना, कि यहाँ पे किस तरह से बॉल है आपकी, इसका ही मास एम है, और इससे एक एम मास की ही बॉल आके स्ट्राइक करती है किसी यू स्पीड से। तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, जो फर्स्ट बॉल होती है वो रेस्ट पे आती है, सेकंड मूव कर जाती है। तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो सेम स्पीड से आगे चली जाती, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता ना। तो उसके बाद क्या होता, फर्स्ट बॉल तो रेस्ट पे आ गई, इसने दिया हुआ है, लेकिन सेकंड बॉल सेम स्पीड से नहीं जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो सेकंड बॉल की स्पीड वही होगी, है ना। तो इसको सॉल्व करना है तो पहले तो मोमेंटम लगा लूंगा मैं मतलब बेसिक से ही करता हूँ। पहले मोमेंटम आपका हो जाएगा एम यू, बाद में आपका जो मोमेंटम कंजर्व करके निकालेंगे, है ना। ये कैसा क्वेश्चन है यार, हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस कैसे होगा, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन में तो आएगा ही नहीं वो। आपको लग रहा है सही क्वेश्चन है ये? थोड़ा सा हिंट दो जरा मुझे। तो मतलब आप क्या कह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन ले लूं तो फिर तो वी और यू सेम हो जाएंगे ना। आपको नहीं लग रहा है ऐसा? बट यू तो 0 है। नहीं, यू कहाँ जीरो है? एक जो बॉल है ना वो यू से आगे जा रही है और ये रेस्ट पे है। तो क्या होगा, जो बॉल फर्स्ट स्ट्राइक कर रही थी उसने बोला रेस्ट पे आ गई, है ना, ब्रॉट टू रेस्ट बाय द इम्पैक्ट, है ना। और तो नहीं, जो सेकंड बॉल है उसका यू 0 है, और फिर फर्स्ट बॉल का फाइनल वेलोसिटी 0 है। नहीं, वही तो, फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी भी लोगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन से वो सेम ही तो आ जाएगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ आंसर, हो सकता है मेरे इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो रही है ना। इस क्वेश्चन को देख ही लेता हूँ सोर्स से, एक बार मेरे इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो सकती है। हाँ आंसर भी सही आपके मैच कर रहे हैं, आंसर भी सही मैच कर रहा है आपका। ना ना, ये सही नहीं है क्वेश्चन, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये इन्होंने क्या ना, उससे तो निकाल दिया तो सही आ गया, ये क्वेश्चन गलत गलत क्वेश्चन है।
है ना। दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन। भाई उससे तो इन्होंने निकाल दिया, केस यही है जो मैं बात बात कर रहा हूँ आपसे मैं, कि भाई ये यू से गया और इससे कोलाइड किया, तो एक आपका जो कोलाइड कर रहा था वो रेस्ट पे आ गया और दूसरा वी से आगे चला गया। तो इन्होंने जो सॉल्व किया है वो ये कर लिया है कि इसने बोला कि हाफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, मतलब ये जो अब काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ एम वी स्क्वायर होगी, है ना। इन्होंने बोला ये हाफ ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर हो गया। तो यहां से v की वैल्यू जो आ गई वो u अपॉन रूट टू आ गई। और फिर उन्होंने जस्ट बोला कि e की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यू कैंसिल 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं कि अगर वो सिमिलर बॉल से दोनों बॉल सिमिलर हैं और एक रेस्ट पे आ गया तो दूसरा यू गेन करेगा ही करेगा ना, वो एनर्जी लॉस कर ही नहीं सकता है। मोमेंटम का जनरेशन नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। आप यहाँ देख लो ना कि अगर मैं दोनों को सिस्टम ले लूँ तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही ना। तो हम बोलेंगे भाई मोमेंटम कंजर्वेशन पहले एम यू था, अब ये रेस्ट पे आ गया, दूसरी बॉल जो थी वो एम वी से चली गई, तो एम कैंसिल करके वी तो यू के इक्वल ही होगा। तो एनर्जी लॉस कैसे हो सकता है हाँ। तो उन्होंने एनर्जी से सॉल्व करके आंसर भी लिया लेकिन वो गलत है क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे जैसे आपसे अगर पूछा जाए कोई क्वेश्चन आपका ऐसा कि यहाँ पे सपोज सीरीज ऑफ बॉल्स रखी हुई है, 4 बॉल रखी हुई है और इससे एक आइडेंटिकल बॉल आके यू से कोलाइड करती है, देन व्हाट विल हैपन। जैसे कोलाइड करेगी तो कोलाइजन के बाद क्या होना चाहिए, तो लास्ट वाली अलग निकल जाएगी और फिर हाँ बाकी 4 वहीं रह जाएंगे फर्स्ट ना। 3, हाँ वही फर्स्ट बात है। 4, हाँ। हाँ फर्स्ट 4 वैसे रह जाएंगे, तो आप कैसे जानते हो, मोमेंटम से तो जानते हो भाई। वो आप इसलिए ऐसा बोलते हो कि 4 बॉल ऐसे रह जाएगी और ये आपका ऐसे आगे चला जाएगा सेम स्पीड यू से, है ना, क्योंकि मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व रहेगा ना। तो इसमें एनर्जी वाला टर्म से तो आंसर आ रहा है लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन में फेल हो जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, इसको ओके कैंसिल, सर। नॉट करेक्ट क्वेश्चन। अगर हेड ऑन कोलिजन है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट ऑब्लिक में भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि नॉर्मली उसमें भी ऐसे होता है। ये आप आएगा राइट। तो ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन के टेस्ट को ये वैलिड नहीं कर रहा है ना। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका गैस राइट। तो थोड़ा सा मेरे डिवाइस की ना बैटरी आज लो है, तो आज मैं क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, बाकी क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। ओके सर। है ना, तो आज थोड़ा सा बार बार गड़बड़ कर रहा है, बहुत सारी क्लास होगी ना सवेरे से, तो बीच में लाइट वेट भी चली गई तो टाइम ही नहीं मिला मुझे, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इसी चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बाय। थैंक यू सर।